जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर। तो चलिए आज हम देखेंगे इसमें प्रीवियस ईयर, ठीक है, बिहार पुलिस में जो पूछा गया था सारा प्रीवियस ईयर 300 प्लस क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू कर देते हैं। तो चलिए सभी लोग एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा का वो कौन सा स्थल है जहाँ से जल प्रणाली के जो प्रमाण मिले हैं, ठीक है, वो बताना है कि कहाँ से मिले हैं। तो इसका आंसर धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा से आपको जल का प्रमाण मिला है, याद रखना है, धौलावीरा से जल का प्रमाण मिला था। ठीक है, धौलावीरा का बात करें तो धौलावीरा जो स्थित है वो लूनी नदी किनारे। ठीक है, धौलावीरा का बात करें तो धौलावीरा जो स्थित है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है धौलावीरा। ठीक है, और ये गुजरात के कच्छ ज़िले में, ठीक है, गुजरात के कच्छ ज़िले में धौलावीरा स्थित है, याद रखना है। और इसका जो धौलावीरा का जो खुदाई किया था वो प्रारंभ किए थे जेपी जोशी के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, जेपी जोशी के द्वारा धौलावीरा का क्या हुआ था, खुदाई प्रारंभ हुआ था। ठीक है, धौलावीरा का खुदाई पूछेगा तो जेपी जोशी के द्वारा ही धौलावीरा का खुदाई प्रारंभ हुआ था। ये लूनी नदी किनारे गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा का अगर बात करें, हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिला में स्थित है। ठीक है, और हड़प्पा का खुदाई जो किया था वो दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ किया था, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, तो पूछेगा आपसे ये कौन सा नदी, रावी नदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लोथल जो स्थित है वो भोगवा नदी के किनारे था। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये भी गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। और लोथल का जो खुदाई प्रारंभ किया था वो रंगनाथ, ठीक है, रंगनाथ किसने किया था, रंगनाथ राव के द्वारा। लोथल का जो खुदाई हुआ था वो रंगनाथ राव के द्वारा हुआ था। ठीक है, याद रखना 1954 में प्रारंभ हुआ था, 1954 में। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और बचा है मोहनजोदड़ो। हम मोहनजोदड़ो का बात करें तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी किनारे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिला है। ठीक है, लारकाना जिला एक लारकाना जिला है, पंजाब के सिंध प्रांत में पड़ता है, वहीं मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, इसका खुदाई जो प्रारंभ किया था वो राखाल दास बनर्जी, ठीक है, राखाल दास बनर्जी के द्वारा ही मोहनजोदड़ो का खुदाई प्रारंभ हुआ था। वो हुआ था 1922 में। ठीक है, 1922 में। चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। सभी को जितना फैक्ट बताएंगे उसको सारा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा यहीं से, आपको पता हो जाएगा प्रीवियस से। देखिए सारा उसमें लिखा हुआ है किस वर्ष कौन पूछा गया था। देखिए उसके बाद आगे चलते हैं। 2 में कहता है हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। ठीक है, जो लोग थे वो कौन सा धातु, देखिए हड़प्पा में ये लोहा का खुदाई नहीं हुआ था। लोहा का खुदाई प्रारंभ जो हुआ था उत्तर वैदिक काल से हुआ था, याद रखना है, उत्तर वैदिक काल से लोहा का खुदाई प्रारंभ हुआ था, तभी से कृषि एवं पशुपालन भी चालू हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि एवं पशुपालन जो प्रारंभ हुआ है वो कब से, उत्तर वैदिक काल से, क्योंकि लोहा जब मिला था, लोहा की खुदाई जब हुआ था, लोहा इस तब से पेड़ पौधों को काटा गया था। ठीक है, तभी से पेड़ पौधों को काट कर कृषि का विकास किया गया था, याद रखना है। तो लोहा उत्तर वैदिक काल से, जिसमें कि तांबा, सोना, कांसा ये सब हड़प्पा में प्रयोग किया गया था। ठीक है, बात करें तांबा। ठीक है, तांबा की काली चूड़ियाँ जो मिला था सबसे ज़्यादा कालीबंगा से मिला था, याद रखना है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तांबा का सबसे ज़्यादा काली चूड़ियाँ कालीबंगा में मिला था। कालीबंगा स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपको देखकर पता लग गया होगा कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए राखीगढ़ी संबंधित है जो कि हरियाणा में है। ठीक है, सुत कोटदा ये भी है, कालीबंगा ये भी है, लेकिन आहड़ ये क्या है, आंसर
ये गलत हो जाएगा, ए आंसर है। ठीक है, जिसमें कि राखी गढ़ी का बात करें तो राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। और राखी गढ़ी का खोज सूरजभान ने किया था, याद रखना है। राखी घड़ी का आपसे पूछेगा कि राखी घड़ी जो है उसका खोज किसने किया था, तो राखी घड़ी का खोज सूरजभान के द्वारा किया गया था। ठीक है, राखी घड़ी का खोज सूरजभान ने किया था। सूरजभान जो है राखी घड़ी का खोज 1963 में, यानी 1963 से प्रारंभ हुआ था राखी घड़ी का खोज। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी है। लेकिन भारत नहीं पूछेगा तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिर्फ पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, लेकिन भारत लगा देगा तो राखी गढ़ी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखेगा, पूछेगा। ठीक है, ये सब यही सब पूछेगा। चलिए उसके बाद आगे देखिएगा, बता दिए थे कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा के बारे में और थोड़ा बता देते हैं, ध्यान में सिर्फ रखिएगा। देखिए कालीबंगा से आपको नक्शीदार ईंटा मिला था। ठीक है, नक्शीदार ईंटा मिला था, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था, याद रखना है, जूते हुए खेत का प्रमाण, नक्शीदार ईंटा। और कालीबंगा का खोज जो किया था बीबी लाल एवं बीके थापड़ के द्वारा, बीबी लाल एवं बीके थापड़। ठीक है, बीबी लाल एवं बीके थापड़ के द्वारा ही कालीबंगा का खोज हुआ था। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, 1951 से प्रारंभ हुआ था इसका खुदाई कालीबंगा का। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला हड़प्पा के निवासी व्यापार रखते थे। हड़प्पा का जो निवासी जो थे ना, वो मेसोपोटामिया, मिस्र एवं मध्य एशिया से, तीन को बताते हैं। ठीक है, एक था मेसोपोटामिया था, एक था मिस्र, एक था मध्य एशिया। ठीक है, हड़प्पा के निवासी जो था वो तीन जगह से व्यापार रखते थे। वो भी व्यापार होता था वस्तु विनिमय प्रणाली से। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली आप सबको पता होना चाहिए। वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता आपको, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई सिंधु घाटी की खुदाई जो हुआ था वो हड़प्पा नामक स्थान से हुआ था। इसलिए हड़प्पा को ही हम किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है, सिंधु घाटी यहाँ पे दे दे या हड़प्पा दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेसोपोटामिया हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा और मध्य एशिया। ठीक है, याद रखना ये सब। चलिए आगे देखते हैं। आगे सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अधिकतर मोहरे है वो किसका है? अधिकतर मोहर जो रहता है वो सेल खड़ी का। सेल खड़ी चीनी मिट्टी का बनाया जाता है। ठीक है, सेल खड़ी चीनी मिट्टी का बनाया जाता था। अधिकतर मोहरे जो था वो सेल खड़ी का था। और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे पर किसका चित्र अंकित रहता है सबसे अधिक? तो एक सींग वाला बैल का। एक सींग वाला बैल या फिर एक सींग वाला सांड। ठीक है, दोनों एक ही हैं। तो सेल खड़ी याद रखना है। सेल खड़ी को ही मोहर कहा गया है। मोहर या जो मोहर है, मोहर को मुद्रक कहा गया है। ठीक है, यहाँ मोहर को ही मुद्रक कहा गया। मुद्रक रुपया पैसा वाला नहीं, मुद्रक कहा गया था, याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है, तो सेल खड़ी से। आपको बता दिए कि सेल खड़ी जो बनाया जाता है वो चीनी मिट्टी के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, सेल खड़ी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कहा था मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया एक सभ्यता था। ठीक है, मेसोपोटामिया एक सभ्यता था। मेसोपोटामिया का अभिप्राय जो दजला एवं फराद नदी के बीच। ठीक है, दजला एवं फराद नदी के बीच उपजाऊ धरती है, वहीं मेसोपोटामिया। ठीक है, याद रखना है, मेसोपोटामिया। ठीक है, देखिए उसके बाद आगे चलते हैं। झूलता हुआ बगीचा देखिए वहीं स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? आपको बता देते हैं, पत्थर का औजार का बात बोलेगा। ठीक है, पत्थर का औजार तो पूरा पाषाण काल या फिर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को ही पाषाण काल बोला गया है। ठीक है, क्योंकि पाषाण काल में जो है, पूरा पाषाण काल में जो है मनुष्य जो है औजार के तौर पर बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे, इसलिए पाषाण काल कहा गया है। ठीक है, उसके बाद बताते पूरा पाषाण काल जो था, पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले आग का खोज किया था। ठीक है, मनुष्य सबसे पहले किसका खोज किया था? आग का खोज। क्वेश्चन पूछेगा कि आग का खोज किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में।
आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पहिया का खोज हुआ था नवपाषाण काल में। अगर पूरा पाषाण काल का बात करें तो मनुष्य जो है चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, मनुष्य चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था, वो भी पूरा पाषाण काल में। तो पूछेगा आपसे कि मनुष्य जो है चित्रकारी करना प्रारंभ कौन काल में, तो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में ही चित्रकारी करना प्रारंभ हुआ था। और एक बात इसमें और ध्यान में रखिएगा, एक बात इसमें ये ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण कालीन जो चित्र देखने को मिलता है वो भीमबेटका की गुफा में मिलता है। ठीक है, पूरा पाषाण कालीन चित्र जो देखने को मिलता है वो एक गुफा है जिसका नाम है भीमबेटका की गुफा। याद रखना है, भीमबेटका की गुफा में पूरा पाषाण कालीन चित्र देखने को मिलता है, भीमबेटका की गुफा में। ठीक है, उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो खोज किया था, मध्य पाषाण युग का खोज जो किया था बता देते हैं। ठीक है, सारा फैक्ट सिर्फ ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होगा। मध्य पाषाण काल का बात करें तो इसका खोज करसाइल किया था। ठीक है, मध्य पाषाण काल का खोज करसाइल किया था। और मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है छोटे छोटे पत्थर का औजार बनाने प्रारंभ किए थे, इसलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा गया है। माइक्रोलिथ क्वेश्चन पूछे लगा आपसे कि माइक्रोलिथ किस युग को कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रोलिथ। देखिए मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा उपलब्धि था कि मानव ने अंतिम संस्कार करना प्रारंभ कर दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि मानव अंतिम संस्कार करना प्रारंभ किस काल में किया था, तो मध्य पाषाण काल में। अंतिम संस्कार मध्य पाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ताम्रपाषाण का काल भी एक जिसमें तांबा का खोज हुआ था। ठीक है, ताम्रपाषाण काल। उसके बाद देखिए 8 में सारा प्रीवियस है, एक बार ध्यान से अगर पूरा देख लीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आगे देखिए कहता है गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था। आपको पता होना चाहिए धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से, जहाँ से उसने पहला उपदेश दिए थे उसी को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। तो धर्मचक्र परिवर्तन जो दिए थे वो कहाँ से, तो सारनाथ से। ठीक है, सारनाथ आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ से सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिए थे। लेकिन सबसे अधिक उपदेश आपको दिए थे श्रावस्ती में। सबसे अधिक उपदेश पूछेगा श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, वहीं सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। याद रखना है, महाजनपद की टोटल संख्या 16 है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है जो कि बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछेगा कि 16 महाजनपद की चर्चा कौन सा बौद्ध ग्रंथ में है, तो अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, लेकिन 16 महाजनपद की चर्चा कौन सा जैन ग्रंथ में है, तो भगवती सूत्र में। ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कितना बोले। ठीक है, भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है, और अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। इसी में 16 महाजनपद की चर्चा किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है, और यही श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे तो श्रावस्ती में दिए थे। लेकिन पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, यही धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं। चलिए इसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुआ है, आपको पूछ रहा है तृतीय। ठीक है, तृतीय बौद्ध सभा। चलिए आगे देखते हैं। बोला तृतीय बौद्ध सभा। तृतीय बौद्ध सभा जो आपको हुआ है, आपको पता होगा पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुआ था। तो पाटलिपुत्र में जो हुआ था फिर तृतीय हुआ था। याद रखना है। इस शासन काल आपसे पूछ लेगा, तो शासन काल अशोक था। अशोक, इस समय अशोक था। शासनकाल इस समय किसका था, तो इस समय शासनकाल अशोक का था। याद रखना है। लेकिन अध्यक्ष जो था वो मौखलीपुत्र तीक्ष्ण था। मौखलीपुत्र तीक्ष्ण। ठीक है, मौखलीपुत्र तीक्ष्ण। मौखलीपुत्र तीक्ष्ण, याद रखना है, मौखलीपुत्र तीक्ष्ण। और तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो हुआ था 255 ईसा पूर्व में। याद रखना है 255 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व में। ठीक है, पूछेगा आपसे शासनकाल तो अशोक, अध्यक्ष तो जो था मौखलीपुत्र तीक्ष्ण था। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। देखिए सारनाथ तो बता दिए थे, महात्मा बुद्ध सबसे पहले यहीं दिए थे उपदेश। सारनाथ यूपी में स्थित है, याद रखना है। ठीक है, देखिए उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहीं पर सारा क्लियर कर देते हैं, यहीं पर सारा क्लियर कर देते हैं हम। पहला कहाँ हुआ था, ठीक है, दूसरा कहाँ हुआ था। देखिए पहला का बात करें तो 483 में, पहला का बात करें 483 ईसा पूर्व में होगा। ठीक है, 483 में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया था।
563 में उनका जन्म हुआ था ईसा पूर्व में, ठीक है। तो 463 में जब मृत्यु हुआ, उसी समय 483 में महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, ठीक है, उनका प्रथम संगति बुलाया गया था। उस समय प्रथम संगति जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था, याद रखना है, राजगीर में। और अध्यक्ष जो था उनका वो महाकश्यप था, महाकश्यप, याद रखना है। प्रथम का अध्यक्ष महाकश्यप, अध्यक्ष महाकश्यप। लेकिन प्रथम का जो शासनकाल था वो अजातशत्रु का था, अजातशत्रु का शासनकाल था। सप्तपर्णी नामक गुफा में किया गया था, याद रखना। राजगीर में है सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा। कोई गए हैं? ठीक है, अगर कोई गए हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अभी बनवास मेला चल रहा है राजगीर में, अगर कोई गए हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सप्तपर्णी गुफा जो कि राजगीर में पड़ा हुआ है, वहीं सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति बुलाया था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रथम हो गया। द्वितीय बात करें, द्वितीय हुआ था 383 में। 383 में ये वैशाली में हुआ था, याद रखना है, ये वैशाली में। 383 ईसा पूर्व होगा, ठीक है, वैशाली में, याद रखना है। और इस समय अध्यक्ष आपसे बता देते हैं, अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो सवाकामी थे, ठीक है, सवाकामी अध्यक्ष सवाकामी। एवं शासनकाल का बात करें तो शासनकाल अजातशत्रु का था, सॉरी प्रथम में कालाशोक, ये अशोक का होगा, द्वितीय हो अशोक, ठीक है। फिर से अध्यक्ष आपसे पूछेगा, अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो सवाकामी, शासनकाल आपसे पूछ लेगा तो शासनकाल होगा कालाशोक, ठीक है, कालाशोक। आगे चलते हैं। एक और बच गया जो कि तीसरा बता देते, पहला दूसरा तीसरा हो गया। उसके बाद देखिए चौथा देख लीजिए। चौथा से बात करेगा तो चौथा हुआ था, ये हुआ था जम्मू कश्मीर में कुंडलवन में, जम्मू कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था, ठीक है। ये हुआ था प्रथम शताब्दी में। आपको इसमें अध्यक्ष का बात करें तो अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र, ठीक है, अध्यक्ष वसुमित्र थे। और शासनकाल था कनिष्क का, शासनकाल कनिष्क था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे, गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ है, आपको पता होगा गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ है वो कुशीनगर में हो गया है, ठीक है। गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ है। लेकिन गौतम बुद्ध को जब मृत्यु हुआ था तो उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध का बात करें, ठीक है, गौतम बुद्ध का अगर बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपना गिरि त्याग किए थे, ठीक है। देखिएगा, गौतम बुद्ध गिरि जो त्याग किए थे वो 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे। और 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद। इसका पत्नी का नाम यशोधरा था, ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा था। सतीली माँ का नाम जो था महामाया था, ठीक है। सतीली माँ नहीं, सतीली माँ तो प्रजापति गौतमी था, ठीक है, और महामाया था इनका माता का नाम। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक, चलिए आप लोग को बताइएगा, अंतिम जो मौर्य शासक था वो कौन था, ठीक है। अंतिम मौर्य जो शासक था आपको पता होना चाहिए। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त था, ठीक है। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त था। देखिए बिंदुसार का बात, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार का अगर बात करें हम, अगर बिंदुसार का बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ था, ठीक है, याद रखना है। बिंदुसार का बात करें तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो बिंदुसार ही हुआ था, ठीक है, याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो बिंदुसार हुआ था, याद रखना है। बिंदुसार को हम अमित्रघात के नाम से जानते हैं। बिंदुसार को किस नाम से जानते हैं? अमित्रघात के नाम से। देखिएगा अमित्रघात, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना गया, याद रखना है। और देखिए बिंदुसार को जैन ग्रंथ में, बोला गया है, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या बोला गया? शीसेन,
याद रखना है। बिंदुसार को जैन ग्रंथ में पूछेगा आपसे तो शीशेन बोला गया है। और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार, भद्रसार, ठीक है, भद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार बोला गया, जैन ग्रंथ में शीशेन, शीशेन। कौन सा ग्रंथ में? जैन ग्रंथ में, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये सब ज़्यादा पूछता है, ठीक है, याद रखना। बिंदुसार के शासनकाल में जो है तक्षशिला जो था वहाँ पर 2 विद्रोह हुआ था, याद रखना है, जिसमें कि वो अशोक एवं सुसीम को भेजा था दबाने के लिए। चलिए, ग्रुप डिस्कशन आप लोग करते हैं तो डेली करते रहिए, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन 6 से 8 करवाते हैं, उसमें ये सब इतना बार क्लास में हुआ है कि सभी को कंठस्थ आधे, ठीक है। इसलिए आप लोग अगर नहीं जुड़ते हैं तो जुड़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे 12 में कहता है अष्टप्रधान की स्थापना किसने किया था? पूछ रहा है आपसे 12 नंबर क्वेश्चन कि अष्टप्रधान का जो स्थापना किया था वो किसने किया था, ठीक है। देखिए 1 मिनट, अष्टप्रधान का स्थापना, देखिए अष्टप्रधान का स्थापना जो किया था वो शिवाजी किए थे। अष्टप्रधान का स्थापना आपसे कौन किए थे? शिवाजी। आपको पता होगा अष्टप्रधान की स्थापना शिवाजी किए थे, ठीक है। अष्टदिग्गज जो था वो कृष्णदेवराय के शासनकाल में, ठीक है। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज, और यहाँ है अष्टप्रधान, ठीक है। अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान में अंतर है, ठीक है। देखिए अशोक का हम बात करें, अगर अशोक का बात करें तो अशोक का बात करें तो अशोक जो हुआ वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ था, ठीक है। अशोक, ठीक है। अशोक का माता का नाम था, अशोक का बात करें, अशोक का माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक का माता का नाम शुभद्रांगी था, ठीक है। अशोक का नाम अशोक जो मिलता है उस किस में मिलता है? मास्की एवं गुर्जरास अभिलेख में। ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? तो मास्की एवं एवं गुर्जरा है, मास्की एवं गुर्जरा में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है, मास्की एवं गुर्जरा में मिलता है, ठीक है। याद रखना ये सब। देखिए पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, पुराणों में अशोक को क्या बोला गया? अशोक वर्धन। पुराणों में ही अशोक को अशोक वर्धन बोला गया है, ठीक है, याद रखना है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन बोला गया, यह सब याद रखिएगा। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 में, कलिंग पर आक्रमण 261 में, ठीक है, याद रखना है। और कलिंग आपसे पूछेगा, इसमें एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछेगा आपसे कि अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जो वर्णन है कौन सा अभिलेख में है? तो अशोक के कलिंग अभिलेख, ये जो वर्णन है युद्ध का वो 13वें अभिलेख में है, ठीक है। और गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। ये 269 में बैठा था और 261 में इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किससे है? तो कलिंग के राजा जो खारवेल है वो संबंधित है एक वंश से, उस वंश का नाम है चेदी वंश, ठीक है। कौन सा वंश? चेदी वंश। कलिंग का राजा खारवेल उस चेदी वंश से संबंधित है, याद रखना है। और चेदी वंश से संबंधित है कलिंग का राजा खारवेल। इनका एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, याद रखना। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख का बात करें तो हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है, भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। वो किसका है? कलिंग का राजा खारवेल का है। जैसे सती प्रथा का उल्लेख किया गया है ना, जैसे सती प्रथा है, सती प्रथा का उल्लेख किसमें? एरन अभिलेख में सती प्रथा, उसी प्रकार से ये भारतवर्ष का जिक्र है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कहता है 14 में, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में विधवा को जलाने का उल्लेख मिलता है? विधवा को जलाने का उल्लेख आपको पूछेगा किस में मिलता है? तो याद रखना विधवा को जलाया गया था भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। बताए थे कि सती प्रथा का उल्लेख बता दिए थे ना अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, आगे बताएंगे, पीछे मिलता रहेगा, याद रखना है भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए एक और पूछता है हुनों का आक्रमण के बारे में वर्णन जो किस में है? तो भीतरी अभिलेख में, एक भीतरी अभिलेख है उसमें हुनों का आक्रमण के बारे में वर्णन किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हुनों का आक्रमण के बारे में वर्णन किसमें मिलता है? तो भीतरी अभिलेख से हमें मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य ने किया था। आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया था वो कुमारगुप्त किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त। कौन किया था? कुमारगुप्त। ठीक है, बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार का सिक्का जारी किया था। राजा रानी प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम ही ने राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, इसी के लिए इसने राजा और रानी प्रकार का सिक्का जारी किया था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि राजा रानी प्रकार का सिक्का किसने जारी किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त का बारे में बात करें तो समुद्रगुप्त तो भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त का बात करें तो समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त को कविराज, याद रखना है, कविराज, कविराज बोला जाता है। कविराज किसको? समुद्रगुप्त को। और इन्हें समुद्रगुप्त को ही कविराज और हाँ, समुद्रगुप्त जो थे वो गरुड़ प्रकार का सिक्का, क्वेश्चन यह भी पूछेगा आपसे कि गरुड़ प्रकार का सिक्का किसने चलाया था? गरुड़, गरुड़ प्रकार का, गरुड़ प्रकार का जो सिक्का जारी किया था ये कौन किया था? समुद्रगुप्त किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था कुमारगुप्त के द्वारा, लेकिन ध्वस्त जो किया था वो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किया गया था। याद रखना है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। वो किया था कब? 1198 में, 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए ये सब सारा ग्रुप डिस्कशन में कराया हुआ है। अगर आप लोग नहीं जुड़ते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में जुड़िएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है गुप्त काल के निम्नलिखित संस्कृत ग्रंथों और उनमें लेखकों को सुमिलित करिए। तो आपको पता होगा कि मुद्रा राक्षस, यहाँ से चलते हैं अष्टध्याय। अष्टध्याय का जो लेखक है वो कौन है? अष्टध्याय का लेखक पाणिनि है। अष्टध्याय का कौन है? पाणिनि है, याद रखना है। मुद्रा राक्षस का बात करें तो मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त हो जाएगा, याद रखना है। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक है। और बृहद संहिता का लेखक बारहमहीर है। ठीक है, ये सब इतना बार ग्रुप डिस्कशन में हुआ है कि सभी को कंठस्थ याद होगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं आप लोग भी अगर ग्रुप डिस्कशन नहीं करते हैं तो जुड़िए, अभी टाइम बहुत है बिहार पुलिस का। ठीक है, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना है कि अष्टध्याय के लेखक पाणिनि हो जाएगा, मुद्रा राक्षस का हो जाएगा विशाख दत्त। ठीक है, मृच्छकटिकम का शूद्रक एवं बृहद संहिता का होगा बारहमहीर। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी अष्ट अध्याय के लेखक, देखिए यहाँ पर से इसका आंसर देखिएगा कितना है? 16। 16 का आंसर देखिएगा डी हो जाएगा। सोलह का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एक का 2 होगा। ठीक है, चलिए 16 का 2 होगा, वहीं से मिला लीजिएगा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, इसीलिए ग्रुप डिस्कशन में डेली जुड़िए। कहा था कि राज तरंगिणी में कल्हण ने जिस राज का वर्णन किया है तो आपको पता होगा वो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और राज तरंगिणी में यही मिलता है कि अशोक जो है, राज तरंगिणी में यह भी मिलता है कि अशोक जो है जम्मू कश्मीर नहीं, श्रीनगर का स्थापना किया था। श्रीनगर, अशोक ने श्रीनगर का स्थापना किया था, ये राज तरंगिणी में मिलता है। राज तरंगिणी का लेखक कल्हण होगा। ठीक है, राज तरंगिणी का लेखक कल्हण हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर का इतिहास 1 से लेकर 12वीं सदी तक मिलता है। 1 से लेकर 12वीं सदी तक जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है, और देखिए इसमें बोले तो मगध एक महाजनपद था, कलिंग एक महाजनपद था, कौशल एक महाजनपद था। ठीक है, जिसमें कि मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रिज था, कलिंग का राजधानी तोसली था, कौशल की राजधानी जो था वो श्रावस्ती था। ठीक है, इसमें ये सब महाजनपद था। महाजनपद की टोटल संख्या 16 था, अब बता दिए थे। ठीक है, राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया, इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। देखिए सारा कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए आगे कहा था कि कारकेट राजवंश का संबंध किस इतिहास से था? कारकेट राजवंश जो था वो जानते होंगे आप लोग, इसका ये जो संबंधित है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, कारकेट जो था वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ठीक है, आगे चलती हैं। आगे कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है?
पॉलिशदार पॉलिशदार पाषाण उपकरण, पॉलिशदार पाषाण उपकरण जो है वो नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है, पॉलिशदार उपकरण का विशेषता जो माना जाता है वो नवपाषाण काल, नवपाषाण काल याद रखना है। नवपाषाण काल, इसमें आपको पता होगा नवपाषाण काल में ही पहिया का खोज हुआ था। ठीक है, पहिया का खोज किस काल में? नवपाषाण काल में। फिर से चलते हैं, देखिएगा नवपाषाण काल का बात करें तो पहले नंबर पहिया का खोज हुआ था। ठीक है, पहिया का खोज नवपाषाण काल में, कृषि का खोज नवपाषाण काल में, मनका का खोज नवपाषाण काल में, मनुष्य जो है पशुपालन करना प्रारंभ किया था वो नवपाषाण काल में। ठीक है, इतना सारा फैक्ट याद रखना है, नवपाषाण काल का है। चलिए आगे देखते हैं, पूरा पाषाण काल बता देते हैं, मध्य पाषाण काल बता देते हैं। देखिएगा यहाँ से, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगर सीधा चलते तो पूरा बौद्ध धर्म आ जाता, लेकिन उस साइड गए थे। ये सब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट है। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपको पता होगा, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है वो कौन है? अजीतनाथ हैं। ठीक है, अजीतनाथ। महावीर स्वामी 24वें थे, याद रखना है। अजीत जो थे वो कोमा थे, अजीतनाथ आपसे 23वें थे। और महावीर स्वामी का बात करें तो महावीर स्वामी आपको पता होगा, महावीर स्वामी जो थे वो कोमा थे, महावीर स्वामी कोमा थे, पता है। महावीर स्वामी का बात करें तो महावीर स्वामी जो थे वो कोमा थे, अंतिम थे में 24 में थे। लेकिन हम बात करें ऋषभदेव, ऋषभनाथ या ऋषभदेव जो थे वो प्रथम तीर्थंकर हुए थे। प्रथम ऋषभदेव जो हुए थे वो प्रथम तीर्थंकर हुए थे। कौन? ऋषभदेव। ठीक है, याद रखना है, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देख लीजिए, महावीर स्वामी यहीं पर निपटा देते हैं, महावीर स्वामी यहीं पर निपटा देते हैं। देखिए महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी जो थे वो स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर हुए थे, आपको पता होगा। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, याद रखना। इनका जन्म 540 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था, 540 में इनका जन्म हुआ था, याद रखना। इसने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए थे, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी। ठीक है, ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे। इसने अपना भाषण जो दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में, ठीक है, प्राकृतिक में अपना जो उपदेश दिए थे प्राकृतिक में दिए थे, याद रखना, ये सब प्राकृतिक में दिए थे। ठीक है, देखिए इनका एक बड़े भाई था जिनका नाम था नंदीवर्धन। अरे इनका एक बड़े भाई था, ठीक है, महावीर स्वामी का बड़े भाई था जिसका नाम था नंदीवर्धन के आदेश पर ही गिरि त्याग किए थे इन्हें। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि महावीर स्वामी किसके आदेश पर गिरि त्याग किए थे, तो नंदीवर्धन के आदेश पर ही महावीर स्वामी क्या किए थे? गिरि को त्याग किए थे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं तो महावीर स्वामी का एक पुत्री था जिनका नाम था, महावीर स्वामी का एक पुत्री था, ठीक है, उनका नाम था प्रियदर्शी। ठीक है, अनुज्या प्रियदर्शी, क्या नाम था? अनुज्या प्रियदर्शी का विवाह जो हुआ था जमाली के साथ हुआ था। इस प्रकार से महावीर स्वामी का जो है दामाद कौन हुए थे? जमाली हुए थे। ठीक है, और जमाली जो थे या फिर जामिल बोलते हैं उन्हीं को, जमाली जो या फिर जामिल जो थे वो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे। प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिलिया जमाली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। देखिए बोध गया में जो है बोधि वृक्ष जो है वो कौन सा वंश के पीढ़ी का है, तो याद रखना है ये है पंचम पीढ़ी का। ठीक है, कौन सा पीढ़ी का? पंचम पीढ़ी का। राजगीर में स्थित है, आपको पता होगा। देखिए आगे कहता है कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ठीक है, दी गई थी। वो पूछ रहा है कहाँ से दी गई थी। ठीक है, तो आपको पता होगा ये दिए गए थे वैशाली में। ठीक, वैशाली में दिए थे। इसने अपना जो सतेली माँ था ना, प्रजापति गौतमी, सतेली माँ को ही सबसे पहले अपना जैन मतलब बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति दिए थे। इनका एक शिष्य था आनंद, याद रखना है। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था आनंद के कहने पर नहीं बौद्ध धर्म में स्त्री को प्रवेश करने की अनुमति दिया गया था, स्त्री को प्रवेश करने की अनुमति दिया गया था। ठीक है, और इसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो एज था वो 15 साल का था,
ठीक है। और इसमें स्त्री का जो प्रवेश करने का अनुमति जो दिए थे वो आनंद के कहने पर, इसके शिष्य थे आनंद, उन्हीं के कहने पर इसने प्रवेश की अनुमति दिए थे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। इसमें और कुछ कमी है हमको बताइएगा, जो उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। चलिए आगे देखिएगा। आगे कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है। महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण कहने का मतलब महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो आपको पता हुआ कुशीनगर में। कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ है। कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ है और जिस समय मृत्यु हुआ है उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गिरि त्याग को महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध जब गिरि त्याग किए थे वो घोड़ा से किए थे, इसलिए प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। और महापरिनिर्वाण कहा गया, सॉरी, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है गिरि त्याग को, महापरिनिर्वाण कहा गया है मृत्यु को। ठीक है। लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा वर्ष पूर्व में। लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में, याद रखना, नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी स्थित है, वहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था। मतलब कहने का मतलब है कि अंतिम जीवन महात्मा बुद्ध जो बिताए थे वो कहाँ बिताए थे, तो आपको पता होगा वैशाली में बिताए थे। ठीक है। अंतिम जीवन अपना महात्मा बुद्ध कहाँ बिताए थे, वैशाली में। चलिए आगे चलते हैं। इसमें श्रावस्ती और सारनाथ तो बता दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में, प्रथम बार उपदेश सारनाथ में। वो कौन सा भाषा में, तो आपको पता होगा कौन सा भाषा में दिए थे। ठीक है, पाली भाषा में दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, कहता है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को जो है एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था, वो आपको पता होगा। ठीक है। ये हुआ था किसके, कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो मिला था वो कनिष्क के समय में मिला था, याद रखना है, कनिष्क के समय में। शक संवत शुरू किया गया था, याद रखना है, कनिष्क के द्वारा। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जब से उज्जैन का, देखिए उज्जैन का एक स्थानीय शासक था, उज्जैन का एक स्थानीय राजा था। उज्जैन का स्थानीय राजा जो था उसने 58 ईसा पूर्व में, 58 ईस्वी में, ठीक है, ईसा पूर्व में शायद, हाँ, उसने 58 में एक क्या किया था, इसने एक संवत चलाया था जिसका नाम था विक्रम संवत। याद रखना है, विक्रम संवत। विक्रम संवत जब चलाया गया था, जब विक्रम संवत चलाया गया था उसी समय एक उपाधि जो है ये आ गया था जिसका नाम था विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है। विक्रम संवत जब प्रारंभ हुआ था, याद रखना है, ये 58 ईसा पूर्व में हुआ था। 58, देखिए फिर से 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत का शुरुआत हुआ था। उसी समय विक्रमादित्य की एक उपाधि पर जो है प्रकाश में आई थी। तो पूछेगा आपसे कि विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण किया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय किया था, विक्रमादित्य की उपाधि, उसी को विक्रमादित्य बोला गया। ठीक है। तो 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, एक संवत हुआ था विक्रम संवत, याद रखना है। और शक संवत बता देते हैं। शक संवत जब कनिष्क अपना गद्दी पर बैठा था तो 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में जो है कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था, जिसका नाम था शक संवत। याद रखना है, कौन सा संवत, शक संवत चला था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 26 में कहा था विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो स्थित है आपको पता होगा इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध, हाँ, इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है कि प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाना जाता है। वनवासी, ठीक है, जो है प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते हैं, तो आपको पता होगा वनवासी जो जाना जाता है वो जाना जाता है निषाद। ठीक है, निषाद वनवासी जो जाना जाता है वो निषाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वनवासी, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कदम वंश का वो राजधानी वनवासी था। देखिए आ गया कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है,
ठीक है। अब आ गया यहाँ क्वेश्चन कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम बता दिए थे कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर पूरा पाषाणकालीन चित्र देखने को मिलता है। कहाँ से? ये भीमबेटका की गुफा से ही मिलता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आ गया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का, देखिए सिंधु सभ्यता का बोलेगा प्राचीन बंदरगाह जो है वो कौन सा है, तो आपको बता देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राचीन बंदरगाह है वो कौन है, ठीक है। ये देखिए इस सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल एवं सुतकोतदा, लोथल एवं सुतकोतदा दो गो है, लोथल एवं सुतकोतदा, ठीक है। लोथल एवं सुतकोतदा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, बंदरगाह है। देखिए लोथल से आपको बहुत सारा यहाँ पर फैक्ट बताने वाले हैं। देखिए लोथल पहले नंबर तो ये स्थित है भोगवा नदी किनारे। लोथल आपसे पूछ लेगा आपसे कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है, ठीक है। तो लोथल आपको बता देते हैं, लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे, गुजरात के अहमदाबाद जिला में। रंगनाथ राव इसका खोज 1954 में प्रारंभ किया था, ये सब बताए थे। लेकिन लोथल से आपको गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था। गोदीवाड़ा हम लोग बोलते हैं नाव के रुकने वाले स्थान को, नाव के रुकने वाले स्थान को ही गोदीवाड़ा बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो लोथल से। और लोथल देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक अपवाद क्षेत्र था, ठीक है, जहाँ पर इनके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, लेकिन बाद बाकी जितना था उनका दरवाज़ा सड़क के विपरीत की ओर खुलता था। लेकिन लोथल एक ऐसा था उसका दरवाज़ा सड़क की ओर खुलता था, याद रखना है, ठीक है। चलिए बनवाली का बात बताएं तो बनवाली जो है हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है, ठीक है। बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, याद रखना है। बनवाली कहाँ है, हरियाणा का हिसार जिला में बनवाली स्थित है, ठीक है। बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसका खोज प्रारंभ किया था। रविंद्र सिंह बिष्ट किसके द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 में, ठीक है। चलिए धौलावीरत बता दिया, लोही नदी किनारे स्थित है, लोथल भगवा नदी किनारे स्थित है। चलिए ये सब हो गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, आश्रम और आयु, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, सन्यासी। देखिए ये सब नहीं बनेगा हमको पता है, लेकिन हम ग्रुप डिस्कशन में इसको बता दिए थे, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे, देखिएगा कहता है इसको सुमिलित करना है, इसको सुमिलित करने के लिए बोल रहा है। इसको अगर सुमिलित करिएगा तो देखिए ब्रह्मचर्य आयु, ब्रह्मचर्य बोला गया है। ब्रह्मचर्य जो है वो 1 से, ठीक है, जन्म से 25 वर्ष तक के आयु को ब्रह्मचर्य बोला गया है, याद रखना है। गृहस्थ बोला गया है 25 से 50 तक के गृहस्थ बोला गया। वनप्रस्थ आप इतना से इतना की उम्र कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बन गया सन्यासी, सन्यासी हो गया 75 से 100 बरस तक, याद रखना है, ठीक है। इसका सब सीरियल बाय सीरियल दिया हुआ है। आगे मौर्य काल में संगीत से तात्पर्य है, ठीक है। मौर्य काल में संगीत से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर देखेंगे। मौर्य काल में संगीत से तात्पर्य, मौर्य काल में जो है संगीत से तात्पर्य है, बताइएगा वो क्या है, ठीक है। मौर्य काल में संगीत से तात्पर्य जो है वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो है मौर्य काल में संगीत का तात्पर्य है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के जो सेनापति था सेल्यूकट निकेटर को हराया था, और उसकी बेटी जो था कार्लेनिया, ठीक है। सेल्यूकट निकेटर की बेटी यानी पुत्री कार्लेनिया से इसने विवाह कर लिया था, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 प्रांत मिला था, हेरात, मकरान, काबुल, कंधार। हेरात मिला था, मकरान मिला था, काबुल मिला था, हेरात मिला था, मकरात मिला था, काबुल मिला था, कंधार मिला था। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, याद रखना है। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य का बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, जिनका नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त था, जिनका पुस्तक था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो विष्णुगुप्त थे,
याद रखना है, ठीक है। देखिए उनका चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था उसका नाम था पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। याद रखना है, सुदर्शन झील का निर्माण जो किया था पुष्यगुप्त किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था पुष्यगुप्त ने सरकारी धन से सुदर्शन झील का निर्माण करवा दिया था, सरकारी धन से, ठीक है। सरकारी धन से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था पुष्यगुप्त, जो कि राज्यपाल था। याद रखना है, प्रधानमंत्री तो जानते होंगे लेकिन राज्यपाल भी जान गए हैं। कौटल्य को बोला गया विष्णु, ठीक है। देखिए आगे कहता है भारत में मानव का सर्वप्रथम साँच कहाँ से मिला था? आपको पता होगा भारत में सबसे सर्वप्रथम जो मिला था साँच वो नर्मदा की घाटी से, नर्मदा की घाटी से मिला था। याद रखना है, नर्मदा की घाटी से। देखिए नीलगिरी की पहाड़ी आपको पता होगा 3 राज्य में है, 3 राज्य के बॉर्डर पे, ठीक है। बता देते हैं इसको भी। देखिए नीलगिरी पहाड़ी का बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा जहाँ देखिए पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत यहाँ पर आके मिलता है। यहीं पे नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों को बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। यहाँ कौन सा पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, याद रखना है। और नल्ला मलाई, अन्नामलाई एक है, ठीक है, एक नल्ला मलाई। अन्नामलाई पर्वत जो है वो तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पर स्थित है। और अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जो कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर आपको पता हो जाएगा, नर्मदा की घाटी होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे क्या है, आपको सम्मिलित कर देना है। चलिए चलिए सम्मिलित कर दीजिए तो 33 का, ठीक है। 33 का जो है सम्मिलित करने के लिए आपको बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन बौद्ध समिति उनमें स्थानों पर सम्मिलित युग्म नहीं है? देखिए पहला तो राजगीर में फिक्स है, पहला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ था? पहला राजगीर में हुआ था, ठीक है। क्या बोला है? बौद्ध संगति और उनके स्थान सम्मिलित करें। पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ था, ठीक है। दूसरा दूसरा वैशाली में हुआ था, गलत है, ठीक है। दूसरा हुआ था वैशाली में, गलत है। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र, सही है। चौथा कश्मीर में कुंडलवन में, ठीक है। तो दूसरा आंसर गलत है, एक गलत हो जाएगा इसका आंसर, आपको बता दिए थे पहले। चलिए आगे देखिएगा, कहता है निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निकासे मिले हैं? आपको पहले बता दिए थे इसको, ठीक है। कालीबंगा से मिला था नक्शीदार ईटा, जूता हुआ खेत, नक्शीदार ईटा, जूता हुआ खेत एवं अलंकित ईटा। अलंकित ईटा कालीबंगा से। काली रंग के तांबे की चूड़ियाँ सबसे अधिक, या काली रंग के मिट्टी की चूड़ियाँ सबसे अधिक तो मिला था वो कालीबंगा से मिला था, ठीक है। कहाँ से? कालीबंगा से मिला था। याद रखना ये सब, पूछेगा तो पूछेगा, जितना फैक्ट बताएं सारा, ठीक है। नक्शीदार ईटा, अलंकित ईटा। अलंकित ईटा किसको बोलते हैं? ईटा पर जो चित्र बनाया जाता है उसी को अलंकित ईटा बोला गया, ठीक है। और यहाँ से काली रंग की तांबे की चूड़ियाँ, कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मोहनजोदड़ो का बात कर लिए थे, धौलावीरा का भी बात हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बीपीएससी का है, सब प्रीवियस है। ये कहा था, आगे क्वेश्चन कहा था कि आईआईटी खड़गपुर अध्ययन समूह की रिपोर्ट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण कितने वर्षों तक लगातार कम वर्षा थी? कम बरस थी, ये लिखना चाहिए ना यहाँ पे। 35 का हो जाएगा इसका आंसर, 35 का ये हो जाएगा 900 बरस। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि माना जाता है वो माना जाता है 2350 से लेके 1750 तक, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। देखिए कहीं पर 2400 से 1700 तक रहेगा, कहीं 1750 से, कहीं 2350 से 1750 तक रहेगा। और इसका खोज हुआ था, इसका तिथि का जो पता लगाया गया था, आपको पता होगा इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि का पता लगाया गया था कार्बन 14 के द्वारा। कार्बन 14 के द्वारा पता लगाया था। कार्बन 14 का खोज जो किया था बीएफ लीबी किया था,
लीबी, BF लीबी, अमेरिका के थे BF लीबी, उसी ने कार्बन 40 का खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे का आता है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से प्रथम संयुक्त समाधि का साक्ष्य मिला था? युग्म समाधि। ठीक है, युग्म समाधि, युग्म समाधि जहाँ पर स्त्री और पुरुष को दोनों को एक ही साथ जलाया गया था, युग्म समाधि उसी को बोला गया। युग्म समाधि जो मिला था आपको लोथल से मिला था, याद रखना है। युग्म समाधि देखिए वहीं से मिला था, लोथल से। और बता देते हैं युग्म समाधि बोला, उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा आपसे कि मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साँच, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साँच, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साँच वो मिला था बुर्ज होम से। बुर्ज होम जो स्थित है वो जम्मू कश्मीर में, बुर्ज होम से मिला था मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साँच। ठीक है, एक पूछेगा आपसे इसमें कि 3 मानव कंकाल, एक ही साथ 3 मानव कंकाल जो मिला था वो कहाँ से मिला था? तो वो मिला था दमदमा से। एक ही साथ 3 मानव कंकाल दमदमा से मिला था। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक ही साथ 3 मानव कंकाल, 1 2 3। ठीक है, कहाँ से? दमदमा से। मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया था कहाँ से? बुर्ज होम से। बुर्ज होम से गारताबास का साक्ष्य मिला था आपको, गारताबास, गारताबास का साक्ष्य। गारताबास किसको बोलते हैं आपको पता होगा? गारताबास कहते हैं धरती के अंदर गड्ढा खोद का जो उसमें व्यक्ति रहता था उसी को गारताबास बोला गया। चलिए आगे देखते हैं, कहता है कौन सा भारतीय शहर को 2 राज्यों की राजधानी है? आपको पता होगा इसमें कौन सा है, जिसमें कौन सा शहर जो है 2 राज्यों की राजधानी है? पूछा गया क्वेश्चन, BPSC कांस्टेबल। ठीक है, बताएगा 37 नंबर, इधर हौला आएगा क्वेश्चन। ठीक है, 37 नंबर बताइएगा आप लोग। 37 नंबर का आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। आपको पता होगा किसका किसका है। ठीक है, ये सब नॉर्मल है। देखिए आगे है, चेरापूंजी स्थित है, चेरापूंजी, चेरापूंजी जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ी, मेघालय में स्थित है। खासी, गारो खासी जयंतिया, तीनों में कहाँ स्थित है? मेघालय में, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, याद रखना है। लेकिन चेरापूंजी जो स्थित है वो खासी पहाड़ी में। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित क्षेत्र कौन सा है? आपको पता होगा सबसे छोटा केंद्रशासित क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्रशासित क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, आगे चलिए। भारत का सबसे बड़ा संघराज्य, भारत का सबसे बड़ा संघराज्य कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा संघराज्य दिल्ली है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा संघराज्य कौन होगा? तो भारत का सबसे बड़ा संघराज्य दिल्ली हो जाएगा। चलिए देखिएगा, देखिए ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ है अभी, कल इसको, ये सब सारा ग्रुप डिस्कशन में कल हुआ है। कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 572 है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितना है? तो 572 है। ठीक है, आगे देखिएगा। कहते हैं भारत का विशाल क्षेत्रफल वाला राज्य, भारत का विशाल क्षेत्रफल वाला राज्य पूछेगा आपसे तो राजस्थान में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किसका है पता होगा आपको? जनसंख्या में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही युग्म है? आपको पता होगा कौन सा सही युग्म है, इसमें चुनने का बोल रहा है। ठीक है, सही युग्म है। देखिए असम का बिहू है। ठीक है, लावनी मणिपुर का है, गलत हो जाएगा। भरतनाट्यम उड़ीसा का है। कथक कर्नाटक का है, नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? बी नंबर इसका आंसर। देखिए BPSC LDC फुल टेस्ट 2 का है। देखिए कुचिपुड़ी बोल रहा है कि कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? 44 का कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो भारत के ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। ठीक है, चलिए आगे। एलोरा की गुफाएं भारत में किस राज्य में है? एलोरा की गुफाएं कहाँ है? एलोरा का जो गुफा है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा की गुफा। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत में समुद्र तट कितना है? भारत में समुद्र तट पर कितने राज्य स्थित हैं? तो आपको पता होगा समुद्र तट पर जो टोटल राज्य स्थित है वो टोटल 9 राज्य हैं। ठीक है, समुद्र तट पर कुल कितना राज्य है? 9 राज्य। देखिए वहाँ शुरू करिए, गुजरात से शुरू करिएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, गोवा हो जाएगा, उसके बाद इधर आ जाइए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, और एगो पश्चिम बंगाल। 9 गो टोटल।
चलिए आगे बताइएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपको पता होगा सबसे अधिक रबर का उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? केरल में ही होता है सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन। आगे कि भारत में कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 गो, ठीक है, 8 राज्य सीमा सबसे अधिक साझा करता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? सबसे लंबा बांग्लादेश के साथ है 4096, याद रखना है 4096 है, ठीक है। 33 पाकिस्तान होगा। बांग्लादेश लगातार टोटल कितना से? 5 राज्य से। भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाता है बांग्लादेश, पाकिस्तान भी 5 गो से, चीन भी 5 गो से, ठीक है। बचपन यानी नेपाल भी 5 गो से लगाता है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे कम 106 किलोमीटर लगाता है, सबसे कम 106 किलोमीटर सीमा लगाता है अफगानिस्तान। आगे है 50 में, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच का, याद रखना है, भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा को जो कहा जाता है आपको पता होगा क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच? भारत और चीन के सीमा रेखा को। आगे भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भारत का, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे बड़ा एक जिला है जो कि बड़ा है? वो हो जाएगा कच्छ। कच्छ जिला है वो सबसे बड़ा जिला है। आगे देखिएगा, आगे निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सीमाओं के बिना सबसे बड़ा देश है? ठीक है, सीमाओं के बिना सबसे बड़ा देश है। कहा था निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सीमाओं के बिना सबसे बड़ा देश है? देखिएगा यहाँ, सीमाओं के बिना सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है उसके बारे में बताना है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है, जापान है सीमाओं के बिना सबसे बड़ा। कौन सा होगा? जापान हो जाएगा। आगे निम्नलिखित कहा था कि कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित करता है? तो आपको पता होगा भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो कौन सा है? पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका और भारत के बीच अलग करता है। देखिए आगे है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच क्या किसके द्वारा किया गया था ये बोल रहा है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था आपको पता होगा, रेड क्लिफ के द्वारा। रेड क्लिफ लिखा है, उसका निर्धारण 1947 में किया गया था, याद रखना किसके द्वारा? रेड क्लिफ के द्वारा। सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सारा प्रीवियस का है। देखिए 55 का कहता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो भूमध्य लक्षद्वीप को मीनूकाई से, ठीक है, लक्षद्वीप को मीनूकाई से अलग करता जोड़ता है 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप को मीनूकाई से। चलिए आगे देखिएगा, आगे भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? तो आपको पता होगा ये किसका था? ये था गोंडवाना लैंड का, ठीक है, गोंडवाना का है हिस्सा था। भारतीय प्रायद्वीप जो था वो गोंडवाना का हिस्सा था। आगे भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु अगर पूछेगा आपसे, ठीक है, अगर उत्तरी बिंदु पूछेगा आपसे तो कौन हो जाएगा? उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल, ठीक है। किबुतु पूर्वी बिंदु हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत आकार में है। भारत जो है आकार में क्या है? भारत जो आकार में पूछ रहा है आपसे, आकार में क्या है?
7वां बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल में कौन सा है, जनसंख्या में पहला हो गया है, ये 7वां बड़ा होगा आकार में। 142.8 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। देखिए कर्क रेखा भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरता है। इसमें छाटने के लिए बोल रहा है, मित्र पर गमछा झार है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा कौन कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, ठीक है। 8 राज्य से गुजरता है कर्क रेखा, 8 राज्य से। मित्र पर गमछा झार। देखिए आगे, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। सर क्रिक विवाद जो स्थित विवाद जो है वो कौन कौन देश के मध्य है। सर क्रिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। सिंधु जल विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है, 1960 में हुआ था, ठीक है, 1960। इसमें 20% जल भारत और 80% जल कौन, पाकिस्तान रखता है। सर क्रिक विवाद किसके है, भारत और पाकिस्तान। तो पूर्वी बिंदु सर क्रिक होगा, पश्चिमी। आगे देखिए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरनदीप, ठीक है। देखिए भारत का एक नारकोंडम भी है, नारकोंडम, भारत का एक ज्वालामुखी नारकोंडम है जो सुसुप्त है, नारकोंडम। भारत का एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। कौन सा ज्वालामुखी, नारकोंडम, ठीक है। वो कैसा, सुसुप्त है। देखिए इटली का है एटना एवं वोल्केनो, इटली का है एटना एवं वोल्केनो, इटना एवं वोल्केनो कैसा है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय, कैसा है, सक्रिय, ठीक है। देखिए म्यांमार का है पोपा, पोपा ज्वालामुखी म्यांमार का है, मृत ज्वालामुखी है जिसमें उद्गार कभी नहीं हो सकता है, पोपा म्यांमार का है, ठीक है। देखिए बेंजामियानी जो है रूस का है, बेंजामियानी ज्वालामुखी रूस का, याद रखना है, बेंजामियानी ज्वालामुखी रूस का है। अस्पर ज्वालामुखी अमेरिका का है, ये सब ध्यान में रखिएगा थोड़ा। अस्पर ज्वालामुखी अमेरिका का, यूएसए का, ठीक है, अस्पर, याद रखना। किलिमंजारो पूछेगा आपसे, किलिमंजारो तंजानिया का है, किलिमंजारो कहाँ का है, तंजानिया का। किलिमंजारो भी एक प्रकार का ज्वालामुखी है, और कैसा है, तंजानिया में वो कैसा है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। सक्रिय में हमेशा उद्गार होते रहता है, और मृत में कभी उद्गार नहीं होगा। सक्रिय जो रहता है एवं सुसुप्त रहता है, सुसुप्त में उद्गार होने का संभावना रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं 62 से चलते हैं, ठीक है। देखिए आगे का आता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। तिब्बत भी करता है, नेपाल भी करता है, भूटान भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है। तो आपको अगर मैप पता होगा तो आप इसका आंसर सिक्किम मार देंगे, ठीक है। अगर आपको मैप पता होगा तो इसका आंसर सिक्किम मार देंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है, कहाँ से नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है, देखिए बता देते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 5 राशि से गुजरता है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है भारतीय मानक समय रेखा। आपको उत्तर प्रदेश से गुजर जाएगा, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, लेकिन तेलंगाना से नहीं गुजरता है, ठीक है। जिसमें कि 5 राशि से उत्तर प्रदेश, प्रदेश 3 को, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5 राज्य हो गया। इसमें तेलंगाना गलत हो जाएगा। ये भी पूछता है कितना डिग्री से, तो 82.5 डिग्री से, ठीक है। और ग्रीनविच एवं भारतीय मानक समय रेखा के अंतर जो है 5.5 डिग्री है। यह सब याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है बार बार। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है, अगर आपको पता होगा, मैप इसमें ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा चाहिए। देखिए हिमाचल प्रदेश नहीं करेगा, हिमाचल प्रदेश कहाँ से करेगा, हिमाचल प्रदेश कर सकता है, हिमाचल प्रदेश नेपाल से नहीं कर सकता है, ठीक है। उत्तराखंड इधर स्पर्श कर लेगा, उत्तराखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। देखिए हिमाचल प्रदेश का बता देते हैं, सूरज ताल झील, सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश का है, नहीं कि उत्तराखंड का। ताल लगा हुआ है, उत्तराखंड में आ दीजिएगा, नहीं, सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश का स्थित है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ सीमा जो साझा करता है वो कौन सा राज्य है। नेपाल के साथ सीमा साझा जो करेगा वो आपको कौन करेगा पता होगा। इसमें 65 में एक बार देख लीजिएगा मैप जरूर, ठीक है। उत्तर प्रदेश कर लेगा, और रहेगा ऑप्शन तो है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है।
देखिए आगे का आता है, दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में एक कच्छ का रण मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में? कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में स्थित है कच्छ का रण। गुजरात के तट को काठियावाड़ के तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। और सबसे ज़्यादा हड़प्पाकालीन सभ्यता के पुरातात्विक जो खोज हुआ है वो गुजरात से हुआ है। ठीक है, गुजरात से ही हुआ है, याद रखना है। और सबसे ज़्यादा तटरेखा जो है लंबाई भारत में गुजरात का ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल। भारत का जो प्रमुख खाद्य फसल है वो कौन सा है? तो हो जाएगा चावल। भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? चावल है। भारत का प्रमुख खाद्य फसल चावल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। देखिए, हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। और कौन सही है? 1966-67 में उसका परिणाम बिल्कुल सही है। इनका अधिक उपज देने के बीजों का हाँ, इनका परिणाम अधिक उपज देने वाले बीजों से हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही है, याद रखना है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, सॉरी उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सब लिया था। यह केवल चावल का उत्पादन नहीं, ये गेहूं का था। तो इसमें एक ये गलत हो जाएगा, ए तीन को सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? वर्गीज कुरियन था। और विश्व में था नॉर्मन बोरलॉन। नॉर्मन बोरलॉन विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉन था। आगे देखिएगा, कहता है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा जो था वो किसके लिए था? ये केसर के लिए। ठीक है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए प्रसिद्ध है करेवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खाद्य प्रबंधक का उद्देश्य नहीं है? भारत में खाद्य प्रबंधक का उद्देश्य नहीं है। तो ये खा खाद्यान्न का वितरण करना ये भी है, खाद्यान्नों का खरीद ये भी है, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक रख रखाव ये भी है, खाद्यान्न का निर्यात ये नहीं है। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत का खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, खाद्यान्नों का निर्यात। आगे का आता है, कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है? विश्व में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक जो करता है वो करता है चीन। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा रेशम उत्पादन जो करता है कौन करता है? चीन करता है। आगे भारत के निम्नलिखित राज्यों में चीनी के कटोरा, चीनी का कटोरा, ठीक है, चीनी का कटोरा के बारे में पूछ रहा है। चीनी का कटोरा जो हो जाएगा कौन होगा? चीनी का कटोरा बताइएगा कौन होगा? चीनी का कटोरा जो हो जाएगा वो कौन होगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, गन्ना होता है ज़्यादा, इसलिए चीनी का कटोरा कौन होगा? उत्तर प्रदेश होगा। रोटी का कटोरा पूछेगा आपसे तो क्यूब अति हो जाएगा, यूक्रेन यूक्रेन होगा। ठीक है, यूक्रेन 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 की राजधानी कहाँ है? कीव है। कपास की औसत उपज भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा कपास औसत में, ठीक है, कपास की औसत उपज भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो ये राज्य हो जाएगा, ठीक है, ये राज्य होगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश होगा इसका आंसर। देखिए कपास का बात करें तो कपास काली मिट्टी में होता है। कपास जो होता है वो काली मिट्टी में, काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र एवं गुजरात में है। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात में। काली मिट्टी का काली रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी का काली रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। ठीक है, काली मिट्टी का काली रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण कैसा होता है? काला होता है। और लाल मिट्टी का लाल रंग होता है फेरस ऑक्साइड के कारण, लव ऑक्साइड के कारण या फेरस ऑक्साइड के कारण। ठीक है, और बात करें हम मिट्टी का, तो मिट्टी भारत में 8 प्रकार का पाया गया है, 8 प्रकार का मिट्टी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन होगा? आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादन? तो बता दिए थे केरल था। आगे क्या है, निम्नलिखित में कौन सा नकदी फसल नहीं है? कौन सा इसमें नकदी फसल नहीं है? देखिए नकदी फसल जूट है जिसको तुरंत बेच सकते हैं। ठीक है, मूंगफली को तुरंत कबाड़ी बेच सकते हैं, गन्ना को बेच सकते हैं, लेकिन ज्वार इसको नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ज्वार हो जाएगा। काली क्रांति का संबंध किससे है?
काली क्रांति का संबंध आप सब पता होगा, काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चे तेल उत्पादन से, ठीक है, कच्चे तेल उत्पादन से, ना कि कोयला, कच्चे तेल उत्पादन से काली क्रांति, ठीक है। सरसों, देखिए यहाँ पर मछली उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन है, देखो एक होता है झींगा मछली उत्पादन, ठीक है, एक होता है नदी जोड़ परियोजना, आपसे पूछेगा, इम्पोर्टेंट है, नदी जोड़ परियोजना जो होगा बायोडीजल नदी जोड़ परियोजना से संबंधित है, ठीक है। स्वर्ण क्रांति पूछेगा आपसे तो बागवानी से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी एक नगदी फसल है? आप इसमें बताना है कि नगदी फसल कौन है, तो इसमें तो पता लगा लेंगे, कपास है, कैसा है, नगदी फसल है। देखिए गेहूँ हो जाएगा रबी फसल, लेकिन धान कैसा है, खरीफ फसल, वो हो, हाँ खरीफ फसल है। देखिए आगे 78 में, अंगूर की खेती को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा अंगूर की खेती जो है वो कौन सा कल्चर, विटीकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बागवानी हो जाएगा, सेरीकल्चर रेशम पालन होगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा और, हाँ, और निथो नहीं, ऑलेरी कल्चर, ऑलेरी कल्चर होगा सब्जी उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, साग सब्जी ऑलेरी कल्चर से संबंधित है। बर्मी कल्चर केचुआ से संबंधित है, ये सब तो पता होगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक चावल और जूट उत्पादक राज्य है? सबसे अधिक चावल और जूट उत्पादन करता है वो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। आगे, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। पहला, यह अत्यधिक साक्षर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, या देश का दूसरा कम आबादी वाला राज्य है। इसमें पता लगाना होगा कौन सा राज्य ऐसा है। दो फैक्ट, तीसरा फैक्ट यहाँ है, राज्य का लगभग 91% क्षेत्र वन आच्छादित है। इसमें कौन सा राज्य है ये बताइएगा, ठीक है, ये बताना है। 80 का देखिए मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम होगा इसका आंसर, जो कि राज्य का लगभग 91% वन आच्छादित है, ठीक है, साक्षर में भी कम है। आगे, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन राज्य, तो सोया प्रदेश आपको पता होगा, मध्य प्रदेश है, सोया प्रदेश है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बांधवगढ़ यहीं है, ठीक है, पेंच यहीं है। आगे, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल के द्वारा किया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक सिंचाई जो ट्यूबवेल के द्वारा किया जाता है वो किया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा होता है। आगे है सुनहरी चावल, सही, ठीक है, सुनहरी गोल्डन यानी जो सुनहरी चावल है क्या है? सुनहरी जो चावल है वो क्या है? वो है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध है, ठीक है, क्या है? एक ट्रांसजेनिक चावल है की किस्म है जिनमें कि कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध है। बिहार पुलिस 2018 में पूछा गया। आगे, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? तो इसमें खरी और रबी चुनना होगा, तो बताना है खरीफ फसल जो हो जाएगा वो बाजरा हो जाएगा, उसके बाद सारा रबी फसल है। आगे, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत में किस राज्य में प्रचलित है? कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित है? याद रखना है ये प्रचलित है उत्तर पूर्वी में, ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में कृषि का काटो और जलाओ प्रारूप उत्तर पूर्वी में प्रचलित है। आगे क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वृक्षारोपण फसल नहीं है? कौन सा वृक्षारोपण फसल नहीं है इसमें बताना है, कौन सा वृक्षारोपण फसल नहीं है? तो आपको पता हो जाएगा 86 का डी, बाजरा जो है वृक्षारोपण फसल नहीं है, 86 का डी हो जाएगा। धान रोपते हैं आपको, कॉफ़ी वॉफ़ी देखिएगा आगे, बाजरा को बुनते हैं। खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र तक सीमित है,
खेती का कौन सा प्रकार है जो मुख्य रूप से कृषि सॉरी खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र तक सीमित है वो कौन सा है? तो आपको पता होगा सतासी का, ठीक है, सतासी का हो जाएगा सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती होता है, ठीक है, सीढ़ीदार खेती है। खेती का प्रकार जो है मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है वो कौन सा है? सीढ़ीदार खेती। झूम कृषि पहाड़ों पर भी किया जाता है, ठीक है। देखिए कहता है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आप मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं वृक्ष लगाकर, ठीक है। देखिए वनोन्मूलन करके नहीं, वन को उन्मूलन कर दीजिएगा तो होगा, अतिचारण करके नहीं, उर्वरक अधिक उपयोग करके नहीं। अगर उर्वरक का अधिक उपयोग करेंगे तो मिट्टी जो है गल जाएगा, ज़्यादा सड़ जाएगा और उसके कारण मिट्टी का अपरदन हो जाएगा, ठीक है। तो मृदा अगर बचाना है तो वृक्षारोपण से बचा सकते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सा मृदा नदियों द्वारा जमा की जाती है? कौन सा मृदा है नदी द्वारा जमा की जाती है? तो जल के द्वारा जो लोड़ कर लाया जाता है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो यही मिट्टी नदी के द्वारा जमा होता है, ठीक है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार के, खादर और बांगर। खादर और बांगर। तो नए जलोढ़ को कहते हैं खादर एवं पुराने जलोढ़ को कहते हैं बांगर। नया 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 अगर खन के निकालेंगे तो हो जाएगा नया। तो नए जलोढ़ को यानी नए जलोढ़ को खादर और पुराने को बांगर, क्योंकि खाद के निकालेगा तो नया निकलेगा। तो नए जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। आगे क्या है? आगे मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में मुख्य रूप से कौन सा मृदा पाया जाता है? बिहार का बात कर दिया, ठीक है। बिहार पुलिस, बिहार का क्वेश्चन याद रखना है। देखिए इसमें हम बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा नवीन जलोढ़। जलोढ़ तो मृदा पाया जाता है, उसमें नवीन जलोढ़ पाया जाता है। कौन सा जलोढ़? नवीन जलोढ़, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आगे किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? कौन सा भूमि, किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है? अपरहत भूमि। अपरहत बिना जोते हुए भूमि को, ठीक है, बिना जोती हुई वन भूमि को अपरहत भूमि कहते हैं, ठीक है। आप बिना जोते हुए भूमि को अपरहत भूमि कहते हैं। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी। काजू के लिए कौन सा मिट्टी है? काजू के लिए आपको लेटेराइट मिट्टी की ज़रूरत होता है, ठीक है। काजू के लिए लेटेराइट मृदा का उपयोग किया जाता है काजू के लिए। आगे कौन सी सम्मिलित नहीं है? आपको सम्मिलित करना है। काली मृदा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। काली मृदा आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए काली मृदा महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए इसमें तो ऐसे चला गया पीट मृदा, पीट मृदा है, गलत हो जाएगा, ठीक है। लेटेराइट मृदा तमिलनाडु में और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में, लेटेराइट मृदा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बिहार में भी है जलोढ़ मृदा का प्रचलन, ठीक है। तो काली मृदा इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे 2011 का जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर, 2011 का जनगणना के अनुसार जो है भारत का साक्षरता दर जो था वो कितना था? तो आपको पता होगा, ठीक है, 73% था भारत का साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे क्या है? अधिक जनसंख्या वाले देश के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में है? जनसंख्या तो पहला नंबर तो भारत हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर 95 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डी नंबर। जनसंख्या पहले नंबर भारत में आ गया पहला पर। आगे भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाता है? भारत में जो ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा का सुविधा पाता है? प्राइमरी शिक्षा का सुविधा जो पाता है वो कितना परसेंट जनसंख्या पाता है? तो वो पाता है 94%। 94% पाता है, ठीक है। आगे देखिएगा 2001 से 2011 की अवधि के 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर क्या था? 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर जो था वो क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 25.42%, ठीक है। 25%, 25.42
42% हो जाएगा, ठीक है, यानी 25.42% हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन का आता है कि बिहार में 2011 का जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, बिहार में बताना है कौन सा जिला जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला था, तो वो था शिवहर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन था? शिवहर था। आगे 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्य में किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर था? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो था 2001 से 11 के दशकीय जनगणना में, तो बताना है इसका आंसर ये हो जाएगा मेघालय। ठीक है, 2001 से 2011 के दशक में भारत राज्य में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में रहा था। मेघों का घर मेघालय। देखिए आगे, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष किया गया था? तो आपको पता होगा भारत में जो है भारत में प्रथम जब बार जो